अब आपके सामने है उज्जैन यात्रा का सेकंड पार्ट। महाकाल चौराहे से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है उज्जैन का दूसरा बड़ा मंदिर और ये है गोपाल मंदिर या द्वारकाधीश मंदिर। श्री कृष्ण को समर्पित इस मंदिर को मराठा राजा दौलतराव सिंधिया की पत्नी बयाजीबाई शिंदे ने 19वीं शताब्दी में बनवाया था। शहर के बीचों बीच बना ये मंदिर मराठा स्टाइल में बना है और लगातार श्रद्धालु यहाँ आते रहते हैं। यहाँ दिए हुए इंट्रोडक्शन में लिखा है कि ये दरवाज़ा सोमनाथ मंदिर का था और जिसे गजनी लेके गया था और बाद में इसे अहमद शाह अब्दाली जो है इसे लाहौर ले गया था। लेकिन दूसरी तरफ एक और चीज़ जो हमें आमतौर पर जिसके बारे में पढ़ने को मिलता है वो ये है कि वही दरवाज़ा महाराजा रणजीत सिंह जो कि पंजाब के राजा थे वो गजनी से लेके आए थे और उन्होंने इस दरवाजे को स्वर्ण मंदिर में लगाया था। अब कौन सा कथन सत्य है ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर यही लिखा हुआ है। मंदिर के चारों तरफ ये खुली खुली जगह बाहर की भीड़ भाड़ से आपको बिल्कुल अलग कर देती है। यहाँ एकदम शांति है और कुछ देर बैठने का मजा ही अलग है। बिना किसी माइक और दिखावे के ये कीर्तन आपको अलग ही वाइब्स देता है। मजा आ गया। गोपाल मंदिर के बाहर से ही हमने एक ऑटो बुक किया जो हमें काल भैरव, मंगलनाथ, संदीपनी आश्रम और 2-3 और मंदिरों में ले जाए। और कई ऑप्शन ट्राई करने के बाद एक भाई को 450 रुपये में फाइनल किया। नॉर्मली ये ऑटो वाले आपसे 600 रुपये तक मांगते हैं। श्री काल भैरव का मंदिर शहर से थोड़ा बाहर की तरफ 5-6 किलोमीटर की दूरी पर है। उज्जैन में लगता है ये बैरिकेड्स ही मनोकामना पूरी करेंगे। यहाँ अंधविश्वास की कोई सीमा नहीं है। ये है काल भैरव। आज से 10 साल पहले यहाँ कोई भीड़ नहीं होती थी। एकदम गांव में एक मंदिर था, बिल्कुल वीरान सी जगह में, और अब यहाँ पर इतनी भीड़ है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि किसी गांव में एक बहुत बड़ा मेला लगा है। और इस मेले को चीरते हुए हम थोड़ा और आगे बढ़े तो मंदिर के सामने मिला ये 2016 के सिंहस्थ कुंभ में कबाड़ हो चुके बैरिकेड्स का गलियारा। थोड़े कड़े शब्दों में कहूँ तो ये रिलीजियस टूरिज्म का डस्टबिन है। बैरिकेड्स को इस तरीके से अरेंज किया है कि इमरजेंसी में निकलने का कोई रास्ता नहीं है और आगे जाकर ये भीड़ एक ही जगह जिस तरीके से इकट्ठी होती है, जरूर किसी दिन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जैसा भगदड़ वाला कांड यहाँ हो सकता है। और ये बैरिकेड्स आपके ऊपर अगर गिर गए तो काल भैरव जरूर आपको अपने पास बुला लेंगे। मंदिरों में दी गई करोड़ों की दान राशि का इससे बुरा इस्तेमाल नहीं हो सकता। इन बड़े और प्रसिद्ध मंदिरों में जहां इतनी बुरी व्यवस्था है, हम भक्तों को कोई दान देना ही नहीं चाहिए। पता नहीं काफी देर तक बाहर खड़े रहने के बाद भी मंदिर में अंदर जाने की कोई इच्छा ही नहीं हुई। ऐसा लगा ही नहीं कि अंदर जाना चाहिए। तो बाहर से ही काल भैरव बाबा को प्रणाम करके हम लोग निकल पड़े इस छोटे से मेले को एक्सप्लोर करने के लिए। आप कितने साल से यहाँ पे हैं? 20 साल से होंगे। 20 साल। तो पहले तो खाली पड़ा था। 10 साल पहले मैं जब आया जब दुकान लगाते थे ऐसे रोड छोटी मोटी लगती थी, छोटी लगती थी और 2-4 ऑटो आते थे। हाँ, 2-4 ऑटो, बहुत सारा ऑटो होता है। अब तो भीड़ भरी है पड़ी है अभी तो। भीड़ बहुत जाता है, 2-3 घंटे में नंबर आता है। हाँ, और शनिवार इतवार ज्यादा भीड़ होती है। शनिवार इतवार ज्यादा भीड़ रहती है। और ये जी हमने एक डमरू खरीदा है, संगीता के हाथ में है, स्माइल करते हुए। बता के दिखाओ जरा एक बार। यस। तो फिर काल भैरव वाले एरिया से निकलकर हम लोग पहुंचे मंगलनाथ, जो यहां से 2 किलोमीटर दूर है। मेन गेट से अंदर घुसते ही लेफ्ट हैंड साइड में ये पीने के पानी की बेहतरीन व्यवस्था है और साथ में ये भी लिखा है कि हाथ पांव बिल्कुल ना धोएं। शिप्रा नदी पर बने इस मंदिर में मुख्य गर्भगृह पहली मंजिल पर है। 2016 के सिंहस्थ कुंभ में मैं यहाँ आया था, तब से आज तक ये लगभग वैसा ही है।
कोई व्यवस्था है ही नहीं। यहाँ भी ऊपर के मेन हॉल में वही पुराने बैरिकेड्स भरे हुए हैं जिनको सड़कों पर होना चाहिए था। लगता है ये भोलेनाथ की बजाय बैरिकेड बाबा का मंदिर है, क्योंकि धागे बांधकर मनोकामना यहीं से पूर्ण होगी। प्रतिदिन हजारों भक्तों द्वारा दिया गया पैसा कहाँ जा रहा है, आप सोचिए। तो जैसे तैसे लाइन में लगकर दर्शन के लिए आगे बढ़े। यहाँ मुख्य शिवलिंग के सामने नंदी न होकर मेष है, तो थोड़ा अचंभा हुआ। पता चला कि ये जगह मंगल ग्रह का जन्म स्थान मानी जाती है, जिसकी राशि मेष है, इसीलिए ये भेड़ा या नर भेड़ यहाँ पर है। मंगलनाथ में शिखर के ऊपर शिखर की कहानी कुछ समझ नहीं आई और फिर वहाँ से निकलकर हम चल पड़े आगे। संदीपनी आश्रम यहाँ से बिल्कुल पास में है। कहते हैं महाभारत काल में भगवान कृष्ण ने यहीं विद्या ग्रहण की थी, महर्षि संदीपनी के सानिध्य में। ऐतिहासिकता के नाम पर कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमें यहाँ नहीं दिखा। सभी मंदिर नए ही हैं। ये कुंडेश्वर महादेव मंदिर शायद 200 से 250 साल पुराना हो सकता है। वैसे यहाँ कोई डिटेल इसके बारे में नहीं दी गई है। सिर्फ ये एक इंटरेस्टिंग स्कल्पचर यहाँ दिखा है और ये शायद हाथी का है। मेरे एक्सपीरियंस और इसको बनाने की स्टाइल से मुझे लगता है कि ये लगभग 1000 से 1500 साल पुराना हो सकता है। यहाँ पीछे की तरफ एक कुंड और एक कैफेटेरिया भी है। शाम हो चली है तो मेरा टारगेट है रामघाट पहुँचने का। तो रास्ते में पड़ने वाले स्थिरमन गणेश मंदिर और गढ़कालिका मंदिर के बाहर से ही शिखर दर्शन कर हम वापस मेन सिटी की तरफ बढ़ चले। सूर्यास्त से ठीक पहले ऑटो वाले भाई ने हमें रामघाट पर छोड़ दिया। कभी सुंदर सी नदी रही होगी ये शिप्रा, पर अब यहाँ एक ठहरे पानी के नाले जैसी स्थिति बनी हुई है और पानी भी गंदा ही है। शहरों का सारा कचरा इन्हीं नदियों में ही तो गिरता है। कई छोटे बड़े मंदिर इस पूरे एरिया में फैले हुए हैं। वाराणसी की गंगा आरती की तर्ज पर यहाँ भी आरती होती है, पर जब सिर्फ 100 मीटर के तट पर ही 3-4 जगह आरती होगी तो क्या होगा। फिर ये आरती न होकर सिर्फ शोर का मिक्सचर बन जाएगा। इतनी छोटी जगह पर इतनी सारी अलग अलग आरतियां यहाँ के पंडे और पुजारियों के लालच की कहानी है। शहर की तंग गलियों से निकलकर यहाँ निश्चित तौर पर थोड़ा अच्छा लगता है, और यदि सरकार यहाँ बीच बीच में थोड़ा पानी इस नदी में छोड़ दे तो और भी अच्छा हो। शाम के गहराते रंग पानी में और भी अच्छे लगते हैं। महाकाल चौराहे के कॉर्नर पर यह है कुलचा लाल पराठा दास। कल रात यहाँ खाना खाया था जो बहुत अच्छा था, तो चलिए थोड़ा बता दिया जाए इनके बारे में भी। ये हैं मुनीश जी हमारे साथ, और मुनीश जी अभी कुछ दिन पहले ही उज्जैन पहुंचे हैं नॉर्थ इंडिया का खाना लेके। नॉर्थ इंडिया मतलब पंजाब का खाना लेके, है ना। और अगर मैं कहूं कि यहाँ पे मोस्टली जो फ्लेवर है वो ना थोड़ा सा स्वीट होता है, थोड़ा सा मीठा होता है। तो जो लोग स्पेशली हरियाणा, पंजाब, हिमाचल से आने वाले हैं उन लोगों के लिए तो ये जगह बहुत बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पे वो जो मीठापन है वो नहीं मिलेगा और खाने में तेल भी उतना नहीं होगा। और जो एकदम पंजाबी स्टाइल है ना खाने का, अगर कुछ लोग उसको यहाँ ढूंढ रहे हैं महाकाल की नगरी में, तो आप लोग ज़रूर यहाँ आ सकते हैं। शाम को मैंने यहाँ खाना खाया था, मज़ा आ गया था। हालांकि उस टाइम पे मेरा ये कैमरा मेरे पास था नहीं, तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। महाकाल से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर यह है फ्रीगंज, और ये है शहर का बिजनेस सेंटर, जैसा कभी दिल्ली में सीपी होता था। काफ़ी सारे फूड जॉइंट और शोरूम यहाँ हैं, पर टूरिस्ट इस एरिया में कम ही आते हैं। 4 साल के बाद एक बार फिर श्री गंगा रेस्टोरेंट में हमने लंच किया और चल पड़े स्टेशन की तरफ ट्रेन पकड़ने।